let's start with the first topic or the first unit, that is the statistics. Okay, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स एग्जैक्ट होती क्या है. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? द न्यूमेरिकल्स, द नंबर्स. ठीक है, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स से डील करेंगे वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, नोट डाउन करना है साथ साथ. ठीक है, तो नोटबुक्स निकालो क्योंकि तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्टिव पेपर है. ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही पुट करेगा. ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पुट होता है कि क्या एक नंबर स्टैटिस्टिक्स है, तो आप बताओ क्या एक नंबर स्टैटिस्टिक्स है? यस और नो? यस और नो? है? वो नहीं है. ठीक है, सिर्फ एक नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है. कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है? स्टैटिस्टिक्स है. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए है, बी है, जो भी. ठीक है, अगर हम कहते हैं कि उसकी हाइट कितनी है? 5 है, 6 है. ठीक है, तो वो एक जो सिंगल नंबर है वो मेरी स्टैटिस्टिक्स नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उस सिंगल नंबर के ऊपर मैं ना रिग्रेशन लगा सकती हूँ, ना कोरिलेशन, ना मीन, मीडियम, ना कुछ भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर सकती हूँ. जहां स्टैटिस्टिक एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है तो वो एक जो सिंगल नंबर है वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स नहीं है. ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि अ सिंगल नंबर इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स बट अ स्टैटिस्टिक्स इज अ नंबर. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना. ठीक है, अब आगे फर्दर मूव करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो किसने किस तरह से दी है. हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के जो व्यू पॉइंट है, डेफिनेशन है, वो दो तरह से दी गई है. लिख देते हैं. ठीक है, तो दो सेंस में हमारा स्टैटिस्टिक्स डिफाइन किया गया है. किस किस सेंस में किया गया है? प्लूरल सेंस में और हमारा सिंगुलर सेंस में. अब समझते हैं कि प्लूरल और सिंगुलर की जो डेफिनेशन है वो एक दूसरे से किस तरह से डिफर करेगी. ठीक है, तो देखो प्लूरल सेंस में क्या होता है, जिसमें मैं डील करती हूँ जस्ट कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड. ठीक है, कि मैंने क्या है? डेटा को कलेक्ट किया है, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें की जाएगी, ठीक है, वो कहाँ पे की जाएगी? मेरी प्लूरल सेंस के अंदर की जाएगी. अब उस डेटा के ऊपर मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले अप्लाई करूंगी, उसको एनालाइज करूंगी, इंटरप्रेट करूंगी. ठीक है, तो उसके कहाँ स्टडी करेंगे हम? सिंगुलर सेंस के. ठीक है, अब प्लूरल को हम क्या कह सकते हैं? दैट इज ओनली द एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स. कि ये जस्ट क्या होगा? एक एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स होगा. ठीक है, एग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने उसको क्या है? कलेक्ट करके एनालाइज भी कर लिया. सिर्फ मुझे ये पता है कि मेरे पास एक डेटा है, एग्रीगेट फॉर्म में एक डेटा है. क्योंकि सिंगल यूनिट को जब मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकती हूँ तो स्टैटिस्टिक्स किसको बोलेंगे? एग्रीगेशन फॉर्म को बोलेंगे. ठीक है, तो उस एग्रीगेशन फॉर्म को क्या बोला गया है? प्लूरल सेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, सिंगल वाला दोबारा बताइए. हाँ, अभी हम इसे भी मूव करते हैं. ठीक है, अब जो ये एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट है, इस एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट को मुझे क्या करना होगा? कलेक्ट करना होगा. ये डेटा एनवायरमेंट में है, ये डेटा किसी कंपनी के पास है, किसी इंस्टीट्यूट के पास है, जो कि एक एग्रीगेट फॉर्म में रखा हुआ है. ये क्या है? एक रो फॉर्म में रखा हुआ है. ठीक है, इस रो फॉर्म के डेटा को मैं क्या करूंगी? कलेक्ट करूंगी. ठीक है, कलेक्ट किया जाएगा, उसको क्लासिफाई किया जाएगा. ठीक है, कलेक्ट करने के बाद क्लासिफिकेशन किया जाएगा. ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा. इसको मैं कह सकती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उस डेटा का किया जाएगा. ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होगा? देखो, अब मैंने डेटा को कलेक्ट किया. ठीक है, अब उस डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आना. स्ट्रक्चर फॉर्म का मतलब है कि एक ऐसे फॉर्म में लेके आना कि अगर मैं किसी को प्रेजेंट कर रही हूँ तो वो क्या हो? अंडरस्टैंडेबल हो. ठीक है, अब क्या होगा? मैं कलेक्ट करती हूँ डेटा. ठीक है, किसी पर्सन का डेटा है, उसमें क्या होगा? मतलब एक नहीं, बहुत सारे पर्सन का डेटा है जिसके अंदर उनकी हाइट के बारे में है, उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में है. ठीक है, उनका लाइफस्टाइल के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में. ये क्या है?
कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स है उसको ऑर्गेनाइज करना होगा कि हाइट का अलग हो मेरा और बाकी डेटा जो भी है पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, एटीट्यूड से रिलेटेड है, वो क्या हो, अपने आप में क्लासिफाइड हो, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो, एक होमोजीनियस डेटा अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स में बनाया जाएगा। उसको मैं क्या बोलूंगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज किया, देन वी विल मूव टू प्रेजेंटेशन पार्ट। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, अब डेटा को क्लासिफाई कर दिया, प्रेजेंटेबल फॉर्म में भी लेके आना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है, डेटा को टेबुलर फॉर्म में शो करो, डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में शो करो, फिगर्स की फॉर्म में शो करो, तो वो क्या आएगा हमारा, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, प्रेजेंट कर दिया है अब डेटा को। ठीक है, तो आगे हम कैसे करेंगे, जस्ट वेट। ओके, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। अब ये जो पॉइंट है ना, मैं 5 पॉइंट्स नोट डाउन करूंगी। ठीक है, आप प्लीज साथ साथ लिखते रह रहे, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि इन 5 के अलावा होता है ना कि नॉट या इवन और पूछा जाता है क्वेश्चन में कि नॉट अ पार्ट ऑफ द सिंगुलर सेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज द इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ वन एंड द फिफ्थ वन। ठीक है ना, अब मैंने डेटा को क्या किया है, प्रेजेंट किया है टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, फिगर्स की फॉर्म में। ठीक है, अब उस डेटा से कुछ एनालाइज भी करना होगा, कुछ समझना भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि कलेक्ट किया और रख दिया, दैट्स इट, नहीं, काम यहाँ खत्म नहीं होगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस किस तरह किया जाएगा, जो भी डेटा का नेचर होगा उस डेटा के नेचर के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उसके ऊपर क्या है, टेस्ट लगाए जाएंगे। टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है। टी टेस्ट, जेड टेस्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन में आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, समझा जाएगा कि ये जो डेटा का पैटर्न है वो मुझे क्या बता रहा है। आपके पास एक और टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द टाइम सीरीज। ठीक है, टाइम सीरीज में हमारा डेटा जो है ना इस तरह से मूव करेगा। ये जो पैटर्न है इसको समझना है कि कब मूव अप है, कब डाउन है, तो ये जो पार्ट होगा ना ये किसके अंदर आएगा, एनालिसिस के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दैट इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। अब डेटा को एनालाइज किया, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल लगाए गए हैं, उन स्टैटिस्टिकल टूल को इंटरप्रेट करना यानी कि समझ क्या है, इस प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ताकि जो भी थर्ड पार्टी मेरा डेटा को रीड करेगी, जिसको मैं अपनी जो भी मतलब हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स मुझे शो करने हैं, मेरे शेयर होल्डर्स को दिखाने हैं, किसी को भी दिखाने हैं। ठीक है, तो उसको क्या हो, अंडरस्टैंडिंग हो, दैट इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यानी कि जो मैंने एनालाइज किया है उसको इंटरप्रेट करके भी बताऊंगी कि अगर 2 से 3 हुआ है तो वो चेंज क्यों हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, एनी डाउट, साथ साथ क्लियर कर लेना। ठीक है, फिर आगे मूव करें। अब हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स कितनी होती है। हमारे यहाँ दी गई है स्टैटिस्टिक्स की 2 टाइप। कौन कौन सी 2 टाइप्स दी गई है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। डिस्क्रिप्टिव नाम से पता लग रहा है कि कुछ डिस्क्राइब कर रहा होगा। ठीक है, इन्फ्रेंशियल कुछ इन्फ्रेंस निकाल रहा होगा, कुछ इंटरप्रेट कर रहा होगा। ठीक है, नाम से ही थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो रही है, ओवरव्यू हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्ट। पहले बताते हैं कि इन्फ्रेंशियल क्या होता है। इन्फ्रेंशियल का मतलब है जहां पे मैं एक मैथमेटिकल एनालिसिस करती हूँ, मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज है अप्लाई करती हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंशियल बोलते हैं। और उस स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला की एप्लीकेशन से पहले उस डेटा के साथ जितना भी काम किया जाएगा, कलेक्शन से लेके उसके मैथमेटिकल फॉर्मूलास लगाने से पहले तक, उसके स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन के पहले तक जितने भी उस पे काम किए जाएंगे वो किसके अंदर आएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएंगे। क्योंकि वो क्या करेगा, उस डेटा को, उन नंबर्स को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा कि ये क्या हो रहा है, ये नंबर किसको प्रेजेंट कर रहा है, किस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है, किस पैटर्न में मूव कर रहा है। ये सब काम कहाँ किए जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव
स्टैटिस्टिक्स में किए जाएंगे, जहां पे डेटा को क्या है प्रेजेंट किया जाएगा, उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब उसके ऊपर मैथमेटिकल एप्लीकेशन होगी, उस मैथमेटिकल एप्लीकेशन को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट जो मतलब यूनिट में स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं सेंट्रल टेंडेंसी से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, स्टैटिस्टिक्स एग्जैक्ट क्या होती है, इसके अंदर हम क्या रीड आउट करेंगे, क्या पढ़ेंगे फर्दर। आपकी एक फर्स्ट यूनिट है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी से एक यूनिट है उससे पहले, जिसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, जिसमें टैबुलेशन क्लासिफिकेशन बताया गया कि वो एग्जैक्ट होती क्या है, ठीक है। तो वो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो थोड़ा आगे हम मूव करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। बट अभी थोड़ा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आप सबने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, तो बताओ क्या है सेंट्रल टेंडेंसी। मीन मीडियन मोड। ठीक है, मीन मीडियन मोड। और कोई? इन्होंने कहा मीन मीडियन मोड। अब बताओ कोई क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी। लिखिए। इंटरप्रेटेड करना डाटा को। ठीक है, इन्होंने कहा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एनीवन एल्स क्या होता है? एग्जाम कैंसिल हो गया ना तुम्हारी, है ना, भूल गए सब कुछ। कल तो मस्ती की होगी, नींद भी नहीं आई होगी किसी को, है ना, सब भूल जाते हैं ना। चलो बताते हैं ना, ये सेंट्रल टेंडेंसी है ना, ये सेंट्रल टेंडेंसी है। तो फिर सेंट्रल टेंडेंसी है क्या? इन्होंने ठीक कहा मीन मीडियन मोड, इन्होंने भी ठीक कहा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, बट वो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, ये सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट्स। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी एक क्या है, सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। एक ऐसी वैल्यू जो कि उसके आसपास के हर नंबर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक ग्रुप ऑफ डेटा है, ठीक है। उस ग्रुप ऑफ डेटा से मुझे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो बाकी सभी डेटा का, बाकी सभी नंबर्स का जो उस ग्रुप के अंदर है, ठीक है। सो दैट इट कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी। अब क्लियर हुआ कि सेंट्रल टेंडेंसी एग्जैक्ट है क्या, ठीक है। सो दैट इज अ सेंट्रल नंबर विच रिप्रेजेंट्स द अदर नंबर इन द डेटा सेट, ओके। अब हम किसी पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वो जो सैंपल लिया जाता है वो क्या है, उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए। अगर वो सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, जो भी एनालिसिस होगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो गलत ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो यही सेंट्रल टेंडेंसी का फंडा है कि सेंट्रल टेंडेंसी ऐसी सेंट्रल वैल्यू होगी जो कि अंडर स्टडी डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। नाउ क्लियर। अच्छा, एक बात और नोट डाउन कर लेना साथ साथ, आगे ना कुछ इनके ना फर्दर नेम्स दिए गए हैं, जैसे डिस्पर्जन क्या है और वो क्या है। तो सेंट्रल टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी को, हाँ, सेंट्रल टेंडेंसी को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट, या फिर ये भी लिखा जा सकता है मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो क्वेश्चन में पुट कर सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट क्या है, सेकंड ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट क्या है। जैसे डिस्पर्जन है वो हमारा सेकंड ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है मेरा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट है। सो सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर मेजरमेंट, या फिर कहें मेजरमेंट ऑफ
डाउन हो गया? अब इसके अंदर क्या है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी की क्या ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर करते हैं साथ साथ, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या बोला गया है? फर्स्ट इज टू रिप्रेजेंट द डेटा बाय अ सिंगल वैल्यू। ये हमने समझ लिया कि सेंट्रल टेंडेंसी का काम ही ये है एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू वो हमें शो करे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए, मैं ना बुक दे दूंगा आपको बाद में अगर नोट डाउन करना है तो बस समझ लो साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन। फैसिलिटेट कंपैरिजन का मतलब क्या होगा? टू फैसिलिटेट कंपैरिजन का मतलब है कि एक ऐसा नंबर लेके आना है जो कंपैरिजन में भी हेल्पफुल, ठीक है। अब क्या होता है कि कंपनीज में जब डेटा होता है ना तो हम क्या करते हैं, एक साल का डेटा दूसरे साल के डेटा से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि मेरी बैलेंस शीट कितना अच्छा परफॉर्म करी, एसेट्स लायबिलिटीज कितनी पे आउट हो चुकी है, ठीक है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ठीक है। तो ये सब देखने के लिए हम कुछ कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से, ठीक है। तो इस चीज के लिए एक सेंट्रल वैल्यू भी चाहिए होती है जिसको कंपेयर किया जा सके। तो सेंट्रल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि क्या है, कंपैरिजन में भी क्या हो, हेल्पफुल, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज। इसका मतलब क्या है? अब कॉर्पोरेट्स हैं, हमें पॉलिसीज भी बनानी होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठी है, डिसीजन मेकिंग के लिए बैठी है, ठीक है। अब जब वो पॉलिसीज बनाएगी तो वो डेटा को भी देखेगी, ठीक है। तो डेटा जो है रिप्रेजेंटेड डेटा होगा, कि ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर ऊपर सीईओ बैठा है तो वो साल के दौरान जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है हर एक ट्रांजैक्शन को देखेगा, नहीं। उसको जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर करके जो वैल्यू उसको दी जाएगी वो उसको एनालाइज करता है कि पहले ये था, पहले वो था। वो कंप्लीट डेटा को नहीं देखता है, सिर्फ रिप्रेजेंटेटेड डेटा को देखता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, एक गुड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बेसिस किस लिए बोला गया है? आगे जो फर्दर हम रीड आउट करेंगे ना, पढ़ेंगे इसके अंदर कोरिलेशन, रिग्रेशन इंडेक्स जो भी पढ़ेंगे, सब में क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी की जरूरत है। सब में मीन तो हम निकालते ही हैं, ठीक है, एवरेज हम निकालेंगे, ठीक है। तो वही क्या है, हेल्पफुल होगा बाकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में, ठीक है। तो ये था। उसके बाद कुछ एसेंशियल्स दिए गए हैं कि गुड एवरेज या गुड सेंट्रल टेंडेंसी किस तरह की होती है, ठीक है। तो वही की रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी टू इंटरप्रेट होना चाहिए, कंपैरिजन पॉसिबल होना चाहिए, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मीन क्या होता है एग्जैक्ट, ठीक है। तो मीन क्या होता है, आप बताओ मीन क्या होता है? एवरेज। मीन क्या होगा, एवरेज होगा, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे इसमें वो तो नहीं आता ना न्यूमेरिकल पोर्शन, तो एग्जाम में तो नहीं आता न्यूमेरिकल पोर्शन ना? पता नहीं मैम, सर तो सर कल ये कहते कि थ्योरेटिकल ज्यादा है। हाँ, तो मतलब वैसे न्यूमेरिकल आता ही नहीं, सोल्व करना नहीं आता तुम्हारा न्यूमेरिकल, ठीक है। बट हम न्यूमेरिकल क्यों करेंगे? क्योंकि हमें थ्योरी को अंडरस्टैंड भी करना है और वो न्यूमेरिकल से इजीली हो जाती है, ठीक है। तो हम मीन से स्टार्ट करें, ठीक है। तो मीन क्या है, एवरेज। नींद आ रही है किसी को बता देना, उबासिया मत लेना क्लास में, ठीक है। 2 मिनट रुक जाऊंगी, उबासिया लोगे तो मैं भी सो जाऊंगी इधर ही खड़ी खड़ी, ठीक है। स्टार्ट करें मीन, ठीक है, ठीक। तो अब हमारे पास इसके अंदर भी अलग अलग होता है। मीन में इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है एंड देन कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या होगा, एक एक्स की फॉर्म में एक सीरीज ऑफ डेटा, सिंगल सीरीज ऑफ डेटा दिया जाता है, ठीक है। कि एक्स दे दिया हमें 1 2 3 4, बस दैट्स इट। ये इंडिविजुअल सीरीज है जहां एक इंडिविजुअल ही क्या है, सीरीज रिप्रेजेंट करेगी डेटा को, ठीक है। डिस्क्रीट में क्या होता है, इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी का भी डेटा होगा। फ्रीक्वेंसी कितनी बार क्या है वो रिपीट हो रही है, कितनी बार कोई भी चीज अक्कर हो रही है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होगी। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस में हमारा क्लास इंटरवल के अंदर डेटा होगा। फ्रीक्वेंसी तो होगी ही, यहाँ पे क्या था, एक्स इंडिविजुअल था, बट यहाँ पे क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा कि 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4,
ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, मूव करते हैं आगे। आपको दिख रहा है? सो तो नहीं रहे? समझ है ना, साइड में दिख भी नहीं रहे हो, पीछे बैठे हो तो। इधर आ जाओ, कुछ अड़ेगा ये सिर आएगा तुम्हारे इसमें। आ जाइए, इधर आ जाओ थोड़ा, उधर देख भी नहीं रहे हो कि सुन रहे हो कि सो रहे हो। स्टार्ट ही था, बता भी दिया करो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मीन के अंदर इंडिविजुअल सीरीज को देखते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में एक डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, एक हमारा इनडायरेक्ट फॉर्मूला होगा। इनडायरेक्ट यहाँ पे जहाँ हम अज्यूम करके कुछ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? सभी को प्लस करके जितना टाइम्स है, मतलब जितनी वो वैल्यूज है उससे डिवाइड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। एक्स सीरीज के सभी नंबर्स का सम, समेशन अपॉन एन। एन क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, नंबर ऑफ आइटम्स बोलो या फिर बोलो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन भी देख लें इसका साथ साथ। ठीक है, अब एक्स सीरीज है हमारे पास 1 2 3 4 5। टोटल करो इसका। 50। तो इधर क्या निकलेगा हमारा? डायरेक्ट समेशन एक्स कितना हुआ? एन कितना हुआ? 3। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेथड भी बता देती हूँ साथ साथ कि इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? नो आइडिया। ए प्लस समेशन एक्स अपॉन एन। ए क्या है? कुछ अज्यूम कर रहे हैं, कुछ नंबर है जो हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इसी को मूव कर देते हैं आगे। ठीक है, ये x दे रखा है मुझे। ठीक है, इधर मैं क्या करूंगी? कोई भी नंबर अज्यूम कर लेती हूँ, 3 अज्यूम कर लेती हूँ कि a किसका है? 3 है। ठीक है, a क्या है? 3 है। अब हम dx जो निकालेंगे, मतलब उसको ना dx के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? x माइनस a करेंगे। तो बताओ कितना आएगा x माइनस a करके? -2 कितना हो गया? 0। ठीक है, 0 हो गया। अब फॉर्मूले में क्या है? a प्लस समेशन x अपॉन n। a कितना है? 3 प्लस समेशन x, समेशन x 50। एक मिनट रुको। बताओ प्लीज का आंसर तो आना चाहिए। प्लीज बताओ। समेशन x माइनस a आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो ठीक लग रहा है, कुछ डेटा नहीं कर प्लस समेशन एक्स कितना है? 15 अपॉन 9।
आई थिंक ना ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ना एक जो प्रॉपर्टी होती है ना, मीन की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कि कोई भी डेविएशन जब मीन से ली जाती है ना तो वो जीरो होती है, और इसका मीन कितना है 3। ठीक है, तो ये आई थिंक ये तभी हो रहा है कि यहाँ पे जो ये है ना dx जो है ना वो जीरो आ रहा है और यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ माइनस का नंबर आता ना तो ये उससे सब्ट्रैक्ट होके माइनस प्लस होके ना ये सेम एग्जैक्ट वही आता जो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मीन की जो वो प्रॉपर्टी है ना वो अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से जो dx है ना वो जीरो हो जा रहा है हमारा। ठीक है, सॉल्व भी ऐसे ही होगा, a प्लस में समेशन dx अपॉन n। एक मिनट, dx की वैल्यू 0 है, तो 3 है। लो भी तो यहाँ पे तो dx आएगा ना। लो फॉर्मूले में x लिखा था मैंने, a प्लस में समेशन dx अपॉन n। लो ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं हो रही अप्लाई। ठीक है, फॉर्मूले में उधर मैंने x लिख दिया था, यहाँ पे dx आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लेके चले थे, अज्यूम लेके चले थे, तो उसकी और यहाँ पे जो भी हमारी होनी थी ना कैलकुलेशन, तो वो क्या हो रही है एक दूसरे के साथ वहाँ पे हो रही है, इंटरचेंज होके उसको क्रॉस आउट कर रही है। ठीक है, ये समझ आया सबको? दोबारा बता दो यार। दोबारा बता दो। देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x था। ठीक है, नॉर्मल मीन तो हमें पता है कि समेशन x अपॉन n से होगा, कि इसका समेशन x लेंगे 15 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो 3 आ जाएगा मीन। अब जब मुझे कुछ अज्यूम करके चलना है तो वहां पे क्या होगा, कुछ इस x के अंदर से ही अज्यूम किया जाएगा। x की कोई भी एक वैल्यू जो है ले लेंगे, 2 ले लो, 3, 4, 5 जो भी लेनी है वो लो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 को अज्यूम किया। ठीक है, 3 की वैल्यू क्या रखी, a इज इक्वल टू 3। अब यहाँ dx की वैल्यू निकलती है फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, x माइनस ए, x के अंदर से a को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2, तो dx की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन dx अपॉन n। a की वैल्यू कितनी है 3, dx कितना आया है 0 अपॉन n। 0 को अगर किसी से डिवाइड करो तो 0 ही रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने फॉर्मूला ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगा कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक है, बट यहाँ प्रॉपर्टी नहीं, वो हमने ना यहाँ पे dx यहाँ ठीक लिखा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, क्लियर है ये? स्टार्ट करें नेक्स्ट सीरीज। ठीक है, द डिस्क्रीट वन। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज क्या है। ठीक है, डिस्क्रीट में भी सेम डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, इनडायरेक्ट फॉर्मूला होगा। देती हूँ, डायरेक्ट होगा एक हमारा, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, एक x होगा, एक f होगा। ठीक है, अब उसके अंदर हमने क्या किया था, समेशन किसका किया था, x का किया था। यहाँ पे x और f की मल्टीप्लीकेशन होगी, उनका समेशन होगा। ठीक है, तो समेशन fx अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वही अज्यूम किया जाएगा इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। तो a प्लस में समेशन f dx अपॉन n। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके अंदर दिया है 8, 9, 10, 11, 12, 13। f दिया गया है 3, 5, 8, 12, 7, 5। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, fx से xs। ठीक है, इनकी क्या होगी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, करो भी।
बताओ टेबल आती है तुमको? 9 का है। 45 80 अब बताओ 132 84 65 अब टोटल बताओ। 430, ठीक है। और इसका टोटल कितना होगा? n 40। अब देखो वहां हमने क्या किया था, जब तक सिर्फ हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में x था तो n किसको लिया था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। अब यहाँ पे n किसको लिया जाएगा? फ्रीक्वेंसी के टोटल को। किसको लिया जाएगा? फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, ठीक है। अभी हमने निकाल लिया, xf निकाल लिया। अब फॉर्मूला के अंदर पुट करो। डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमारा आंसर कितना आना चाहिए? इधर लिख देती हूँ। समेशन ऑफ एफ एक्स दैट इज 430 अपॉन n दैट इज 40। कितना आंसर आएगा? 10.75, ठीक है। 10 point something इतना है, ठीक है। आगे ये समझ। इनडायरेक्ट मेथड पे जाऊँ, अब करूँ मूव, ठीक है। अब देखो इसकी जरूरत नहीं है। अब ए को अज्यूम करना है। कहाँ से अज्यूम करें? x में से एक्स में से, एक्स में से, एफ में से, ठीक है। एक्स से अज्यूम करेंगे कितना? 11 11, ठीक है, ठीक है। अब माइनस करो। -3 0 2 1 2 बताओ कितना है? -3 ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू है? dx ठीक है। अब निकालो f dx को मल्टीप्लाई करो। -9 बताओ कितना आएगा? -10 ठीक है, -10। अब फॉर्मूला में पुट करो। ए क्या है हमारे पास? 11 प्लस समेशन एफ डी एक्स माइनस का 10 एन 4, ठीक है। 11 माइनस 1/4। अब करो इसको सॉल्व। 10.75 कितना आएगा? 10.75 लगाना तो सेम ही है। नहीं ये 0.25 होगा। हाँ, ठीक है। आगे समझ। नेक्स्ट सीरीज करें कॉन्टिन्यूस। अब स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज स्टार्ट करें। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, एक और आता है इसमें शॉर्टकट मेथड, ठीक है। फॉर्मूलाज लिख देती हूँ तो इजी रहेगा। समेशन एफ एम अपॉन एम, ठीक है। उसमें क्या था? एफ एक्स था, इधर एफ एम होगा, ठीक है। ए प्लस समेशन एफ एम अपॉन एम, ठीक है। नेक्स्ट इज अ स्टेप डेविएशन या फिर कहीं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इसका क्या होगा? ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एम इंटू आई, ठीक है। अब क्वेश्चन करें साथ साथ, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं इसको ना रब कर देती हूँ, थोड़ा ऊपर से लिखती हूँ सीरीज को। डेरिवेशन दे देते अब क्वेश्चन दिया है कि मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट के, हम लगा लेते हैं एक्स दे रखा है, ठीक है। कोई CI की फॉर्म में एक्स दिया हुआ है हमें, ठीक है। वैल्यूज हैं 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 to 42,
42 to 49, ये मुझे एक्स सीरीज दी गई है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है। क्या गिवन है? दैट इज 19, 25, 36, 72, 51, 43 एंड देन 28, ठीक है। सी आई गिवन है, एफ गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा? एम। एम क्या है? मिड वैल्यू। कैसे निकालते हैं? दोनों इंटरवल को प्लस करके 2 से by डिवाइड। 2. हाँ, और इनको बोलते क्या है? लोअर लिमिट हाँ, ठीक है। तो एम कैसे होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इससे क्या निकलेगा? एम, ठीक है। तो करो, कितना आएगा? 3.5. हम्म, आगे क्या आएगा? 38.5. 45.5. ठीक है, एम निकाला। डायरेक्ट मेथड से करते हैं, समेशन एफ एम अपॉन एन। तो एफ एम निकाल लें यहाँ पे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी ना। इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, नंबर्स लिख देती हूँ मैं। कैलकुलेटर अलाउड है तुम्हें एग्जाम में? निकाल लो फिर। अभी लेके नहीं आया। सर लेके गया मेरे तो. नेक्स्ट क्लास में लेके आना ठीक है। मुझे लगा तुम्हें अलाउड नहीं होगी तब। पता ही तो. ठीक है, तो इसका समेशन कितना आएगा? 7259। अब मुझे एन भी तो चाहिए। एन कहाँ से आएगा? एफ का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। वो कितना दिया? 274, ठीक है। इसको फॉर्मूला के अंदर यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा? समेशन है तो 7259 डिवाइडेड बाय 274, तो कितना आएगा? आंसर इज इक्वल टू 26.49, ठीक है। क्लियर है डायरेक्ट मेथड? सेम किसी के साथ करते हैं, एम के साथ, सॉरी डीएक्स के साथ, ठीक है। अब यही डीएक्स निकाल लें, ठीक है। तो डीएक्स के लिए मुझे एफ एम के वैसे रिक्वायर्ड नहीं है ना, रिक्वायरमेंट है उसको, ये डीएक्स लगा देती हूँ, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलो डीएक्स देखो, डीएक्स कैसे निकालूं? अज्यूम करना है, कहाँ से करूं? मिड वैल्यू. अच्छा, पढ़ के आया, पढ़ के आया, गुड, ठीक है। मिड वैल्यू से लेनी, ठीक है। वहाँ पहले हमने एक्स में से लिया था, फिर हमने फ्रीक्वेंसी से लिया था, कॉन्टिन्यूस में हम कहाँ से लेते हैं? मिड वैल्यू से लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने जो जूम किया वही जूम करते हैं, क्योंकि फिर कैलकुलेटर है नहीं, कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत लैंडी कैलकुलेशन है इसके, ठीक है। तो इसमें से हम इसको ठीक है, प्रॉब्लम नहीं कोई पूछना मतलब कुछ? 24.5, ठीक है। तो m माइनस ए यहाँ से लिया है तो माइनस भी यहीं से होगा, इसी की वैल्यू से होगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या आएगा? माइनस का 21, माइनस का 14, 7, 0, 7, 14, 21, -7. ठीक है। अब dx आ गया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? a प्लस समेशन समीशन हम लिख दिया मैंने, यहाँ dx आएगा, f dx, ठीक है। f dx, ठीक है। तो f की और dx की मल्टीप्लाई करते हैं, -399, -350, 252, 0, 357, 602, 588, ठीक है। तो इनकी जब मल्टीप्लीकेशन होगी एफ की और डीएक्स की, तो ये नंबर्स आएंगे और इसका समेशन कितना है? 546, ठीक है। तो फॉर्मूला के अंदर मैं कर देती हूँ, ए की वैल्यू कितनी है? 24.5 प्लस
समेशन एफ डी एक्स दैट इज 546 अपॉन एन, एन कितना है 274, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इसका आंसर आएगा दैट इज 26.49। आंसर तो सेम आएगा क्योंकि सेम ही सीरीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब शॉर्टकट से भी इसको कर लेते हैं। अब dx तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब आगे है ना समझ, इसको रब कर रही हूँ मैं, यहीं पे नेक्स्ट पुट कर रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अब dx तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, dx डैश चाहिए, ठीक है, यानी कि i क्या है, जो इनके बीच का गैप है, कितना गैप है 7, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। तो जो dx आया है, dx को जब हम डिवाइड करेंगे i के साथ तो मुझे क्या मिलेगा dx डैश, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो, dx है, इसको i 7 से करें तो -3 -2 -1 0 1 2 3 0, ठीक है। अब मुझे चाहिए f dx, ठीक है, क्या चाहिए f dx डैश। तो f से मल्टीप्लाई करेंगे, f कितना 19 और 3, ठीक है, -57 माइनस का 50 -36 0 51 86 84 और इसका समेशन कितना है 78, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करते हैं, a कितना है मेरे पास 24.5 प्लस समेशन f dx 78 and 274 i, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे और आंसर इज 26.49, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में, तो मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अब करवाऊंगी मेन की। तो यहाँ तक क्लियर है ना सब कुछ, ठीक है। मीन के ना कुछ केसेस देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन की फॉर्म ना थोड़ी सी अलग आती है, ठीक है, और उन्हीं से वो क्वेश्चन भी पुट कर सकता है, ठीक है। पहले होती है इंक्लूसिव सीरीज की, एक केस आता है क्वेश्चन के अंदर जिसमें इंक्लूसिव सीरीज में क्वेश्चन गिवन होता है क्लास इंटरवल में, ठीक है। तो किस तरह होता है कि 1 से 2 जा रहा है और वो 2 से नहीं जा रहा, 3 से 4 जाएगा, 5 से 6 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारी यहाँ लिमिट है सेम लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है डिफर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पुट होता है कि इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में जब कन्वर्ट करना है तो मीन मीडियन मोड तीनों में से कौन सा ऐसा है जिसको हम कन्वर्ट करें या ना करें। तो मीन की प्रॉपर्टी कहती है कि इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नो नीड टू चेंज द सीरीज, कि सीरीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मुझे चेंज करना है तो मैं किस तरह से करूंगी वो बता देती हूँ। इनके बीच का गैप देखो कितना है 1 का हाफ 0.5, तो इसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.5 से 2.5, 2.5 से 4.5 से 6.5 होगी सीरीज एक्सक्लूसिव में। बट मीन कहता है कि कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं। अब मीन के किसी भी फॉर्मूला में ना तो अपर लिमिट का हम काम कर रहे हैं ना ही लोअर लिमिट का काम कर रहे हैं, ठीक है। जब उसकी जरूरत ही नहीं है तो उस पर टाइम भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, मीडियन और मोड के केस में इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंक्लूसिव सीरीज का। एक आता है हमारा ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। क्या होगा इन केस मेरा क्लास इंटरवल ओपन है, ठीक है। ओपन का मतलब क्या है कि जो आता है ना क्वेश्चन कि बिलो अबव, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि एक क्लास इंटरवल दिया गया है दैट इज स्टार्ट है बिलो 7 से, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद दे दिया 7 to 14, 14 to 21। अब ये क्या इंटरवल है, ये मेरा क्या है ओपन एंडेड क्लास इंटरवल, ठीक है। अब इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्यों। और हो सकता है कि 7 से पहले की जो सीरीज है हो सकता है वो 4 से शुरू हो रही है, हो सकता है 0 से शुरू हो रही है, कुछ नहीं पता है, ठीक है।
पर इसको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सोल्व करने से पहले जो बीच का गैप है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बनाएंगे? 0 to 7. क्लोज एंडेड बनाएंगे। दैट इज 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21। तो ये क्या हो जाएगी? मेरी क्लोज एंडेड सीरीज हो जाएगी। अब मीन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? मीन की प्रॉपर्टी कहती है ओपन एंडेड को क्लोज एंडेड करना पड़ेगा। ठीक है, लिख भी लो ये बातें। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? नीड टू चेंज। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओपन एंडेड क्लास इंटरवल मीन में कन्वर्ट करना होगा, नहीं करना होगा। ऑप्शन होंगे यस, नो, आइदर और नाइदर नो। ठीक है, तो क्या होगा? करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो केस बनते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है, जब क्वेश्चन आता है तो किस फॉर्म में क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. अब मीन की प्रॉपर्टीज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है द मीन ऑफ डेविएशन। ठीक है, जो मीन डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। ठीक है, क्या कहती है कि जो मीन डेविएशन, डेविएशन कौन? dx। ठीक है, जब ये dx मीन से निकाला जाएगा तो वो क्या होगा? अब एक क्वेश्चन था ना, जैसे x है 1 2 3 4 5 वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें तो वही सेम ही आना है, वैसे भी dx भी 0 ही आ जाएगा इसमें तो। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। देखो 5 6 7 8 और 9 है। ठीक है, अब एक dx तो निकालूंगी मैं अज्यूम मीन से और एक निकालूंगी मैं मीन से। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका मीन कितना होगा? मीन बताओ कितना होगा? समेशन x अपॉन n कितना होगा मीन? इसका टोटल कितना है? 35। तो 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसमें से क्या लें हम? सिक्स लो, क्योंकि सेम अगर 7 लेंगे ना तो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि dx भी क्या देगा? 0 ही देगा। ठीक है, इसको लेते हैं 6 को। ठीक है, अब करो इसको माइनस, -1 0 1 2 3 5 आएगा dx। ठीक है, अगर मैं मीन से लेके चलती हूँ, मीन क्या है? वैसे हम ना यहाँ 7 भी ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं 7 इसीलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि फिर मेरे को या तो सीरीज को 6 नंबर की बनाना पड़ेगा अगर 7 लेना है, क्योंकि इसका ना मीन भी 7 है और यहाँ पे अगर मैंने 7 ही लिया तो ऑफकोर्स dx 0 ही आ गया क्योंकि वो मीन ही है उसका। ठीक है, और अब मीन में लेती हूँ 7। अब x माइनस एक्स का मीन कितना होगा? है डिफरेंस? द सम ऑफ डेविएशन। ठीक है, टेकन फ्रॉम द सम ऑफ डेविएशन यानी कि समेशन dx, जो सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन यानी कि dx स्क्वायर। ठीक है, the sum of square of deviation item deviations of item taken from mean is always the least in comparison to the sum of square of deviation of item taken from assumed। देखिए ये क्या कह रहा है कि जब मैं dx स्क्वायर निकालूंगी ना, अगर मैं उसको किससे निकालूं? मीन से निकालूं। dx का स्क्वायर जो मीन से निकाला जाएगा वो कम होगा एज कंपेयर टू अज्यूम मीन से। सिर्फ dx निकाल लेंगे तो क्या होगा? मीन से लिया गया 0 होगा। ठीक है, और dx स्क्वायर क्या होगा? लेस होगा एज कंपेयर टू अज्यूम मीन। ठीक है, अब इसी में देख लो, इसी का अगर dx स्क्वायर करती तो कितना आता? कितना हो गया? 15। ये अज्यूम मीन का dx स्क्वायर है और इसका dx स्क्वायर अगर मैं निकालूं कितना आएगा? 4 है डिफरेंस।
इन दोनों में कि dx स्क्वायर मीन से लिया गया है तो क्या होगा, लिस्ट होगा एज कंपेयर टू dx स्क्वायर अगर अज्यूम मीन से लिया गया है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है। उसके बाद एक कंबाइंड मीन की प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी। उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला दिया गया है कि इन केस अगर क्वेश्चन में कंबाइंड मीन निकाला जाए तो किस तरह से निकाला जाएगा। द फॉर्मूला इज n1 समेशन x1 प्लस n2 समेशन ऑफ x2 अपॉन में n1 प्लस n2। ये तो निकाल ही लोगे कि दो सीरीज होंगी, उन दो सीरीज का जब मुझे कंबाइंड मीन निकालना होगा तो फर्स्ट सीरीज का मीन निकाल लेंगे समेशन x अपॉन n से, समेशन x2 अपॉन n से सेकंड सीरीज का निकल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन n क्या है मेरा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इंडिविजुअल सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो n इंटू x1 का मीन प्लस n2 x2 का मीन अपॉन n1 प्लस में n2, ये मेरा क्या है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है विच इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीन। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि अगर मुझे बोला जाए कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये वाली शायद आपके उसमें नहीं गिवन है n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, तो एक बार राइट डाउन कर लेंगे इसको। तो मीन किसके इक्वल होगा, n इंटू n प्लस 1। अगर क्वेश्चन में आए कि पहले 10 नेचुरल नंबर का तो 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 10, इसको सॉल्व कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन आ जाएगा। ठीक है, मैं बैठे हैं ना बाहर, मुझे ना एक्सट्रीम वैल्यू का पॉइंट भी तुमको बताना है। एक ही याद रखना कि जो मीन है ना उसको हम ग्राफ पे शो नहीं कर सकते। मीडियन मोड शो हो सकता है ग्राफ पे, पर मीन कभी भी ग्राफ पे शो नहीं होगा। लिखो इस बात को कि इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट है जो ध्यान रखने क्वेश्चन के टाइम पे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर क्या है, ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, सब्जेक्टिव नहीं कुछ भी लिखोगे। ठीक है, एक पॉइंट रह गया है, तो देखो एक पॉइंट रह गया मीन का, एक्सट्रीम वैल्यू। पता है क्या होता है एक्सट्रीम वैल्यू, क्या होती है बताते हैं। अब क्या होगा कि मेरे पास ना सीरीज दी है, ये क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे रिजल्ट को अफेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है ना, ये किसको अफेक्ट करेगी, मीन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। अब इसका अगर हम मीन निकालें कितना आएगा बताओ, 32.5, ये है ना 195। ठीक है, 32.5। अब एक्सट्रीम वैल्यू को हटाओ, कितना टोटल है 15। अगर बिना एक्सट्रीम वैल्यू के निकाल लूं, ये एक्सट्रीम वैल्यू के साथ है, बिना एक्सट्रीम वैल्यू के 15/3, कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर सीरीज है, यही सीरीज 1 2 2 3 3 3, ठीक है, 180। मोड क्या होगा, रिपीटेटिव वैल्यू, दैट इज 3। आंसर क्या है 3। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू आ गई, इफेक्ट पड़ा कुछ, मोड के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू इफेक्ट ही नहीं कर रही है। तो मीन क्या कहता है कि कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू होगी वो मुझे ए लार्ज एक्सटेंट तक अफेक्ट करेगी। ठीक है, अब मीडियन के केस में भी अगर हम सेम लेके चलते हैं 2 2 3 3 3 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। ठीक है, ठीक है, 7 नंबर एक ऑड नंबर है, मतलब ये बाद में सिखाना है मैंने, पर अभी सिर्फ इस प्रॉपर्टी को क्लियर करने के बता देती हूँ। 7 नंबर का अगर मीन निकालना है तो n+1/2 करती हूँ मैं, दैट इज 7+1/2, दैट इज 8। ठीक है, और अगर मैं एक्सट्रीम, सॉरी
8/2 दैट इज 4। ठीक है, अगर इस एक्सट्रीम वैल्यू को हटा दे तो कितना हुआ 6/2 क्योंकि इवन नंबर है दैट इज 3। कितना फैक्ट हुआ, बहुत कम, एक नंबर का फैक्ट। इस एक्सट्रीम वैल्यू ने इस मीडियन को सिर्फ एक नंबर से ही क्या किया, अफेक्ट किया, लेकिन मीन को कितने नंबर से अफेक्ट किया देखो 29। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी कहती है एक्सट्रीम वैल्यू की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हुई? ठीक है, और ये ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए ना कि मीन जो है सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है या नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे कि बेस्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सभी वैल्यूज को कंसीडर करके चलता है, सभी का समेशन लेते हैं। पर मोड में हम क्या करते हैं, सिर्फ जो हो रही है ना, रिपीट हो रहा है नंबर, उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो क्या है, सभी वैल्यूज पे बेस नहीं है, पर यहाँ पे मीन जो है वो सभी वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, सो मीन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस अंडर स्टडी। ठीक है, तो ठीक है, यही एंड करते हैं।